नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ डिफेंस के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ये जजमेंट उन केसेस के लिए बहुत रेलिवेंट है जिसमें सेल्फ डिफेंस की प्लीज एक्यूज लेता है। राइट, तो हम इस जजमेंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये 20 पेज की जजमेंट है, सो इट कैन बी डन। थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट वी विल डिस्कस द जजमेंट इन फुल। तो सीधा हम फैक्ट से शुरू करते हैं। द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस आर दैट appellant who was serving in BSF was tried by GSFC in year 2007 for committing offense under section 46 BSF Act। ये जो सेक्शन है 46 BSF एक्ट का, दिस इज इक्विवेलेंट टू 302 IPC एंड द चार्जेस वर फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम। तो GSFC इज जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट। हाई कोर्ट ने इनको जो है कन्विक्ट कर दिया, मतलब अपील में जब हाई कोर्ट में अपील करी अगेंस्ट द कन्विक्शन बाय द GSFC, तो हाई कोर्ट ने भी इनको हाई कोर्ट हैव आल्सो convicted him and it upheld the judgment by the trial court। So हाई कोर्ट ने जो जजमेंट का कंक्लूजन दिया दोस्तों, वो इस बेसिस पे दिया, द हाई कोर्ट हैज प्राइमरीली रिलाइड ऑन द टेस्टिमनी ऑफ डॉक्टर रंजीत कुमार दास, हु कंडक्टेड द पोस्टमार्टम on the body of deceased and deposed that he had died due to firearm injuries and 2 bullets has pierced his body। And it was noticed that PW10 has deposed that having regard to the nature and place of injuries, the position of firer as against the deceased was such that one would have fired the shot must have been on elevated position, यानी कि जिसने गोली चलाई वो हाइट पे होगा compared to the victim, since the direction of the bullet were from above the chest to the compared above the chest going downward and backward। राइट, यानी उनके अकॉर्डिंग जिस बंदे ने गोली चलाई वो ऊपर से गोली चलाई होगी। एंड गोइंग बाय दैट टेस्टिमनी रेड along with the testimony of SI Shanti Bhushan Bhuiya, who had deposed that when he saw the body both legs were in folded position, the High Court arrived at the conclusion that appellant had made deceased to crouch down and thereafter he had fired a shot at him। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि ये जो BSF में ये कांस्टेबल था, इसने इसके ऊपर एलिगेशन ये थी कि इसने किसी को मर्डर कर दिया। राइट, तो उसी के रिगार्डिंग ये केस है। और जो कि ये जो कांस्टेबल था BSF का, इसने ये कहा कि मैंने जो गोली चलाई, आई हैव फायर्ड इन सेल्फ डिफेंस। लेकिन हाई कोर्ट ने और ये जो जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट है, इसने इनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब ये इनकी कंटेंशन है, इनके काउंसिल की, ये स्टेट की वो है स्टेट की आर्ग्यूमेंट्स हैं। Now, what the court said, the singular question that is to be examined in present appeal is whether appellant was entitled to exercise right of private defense in given facts and circumstances of case। यानी क्या एक्यूज जो ये कह रहा है कि मैंने गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई, हम ये देखेंगे इस जजमेंट में कि क्या वो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने के लिए एंटाइटल्ड था। यानी कि क्या वो सेल्फ डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 96 से लेके 106 वाली, उनको क्या वो पूरा करता है, क्या फुलफिल करता है। अब यहां से कोर्ट का अपनी ऑब्जर्वेशन है। राइट, so we may commence the discussion by first observing that the instinct of self preservation is embedded in the DNA of every person। यानी कि कोर्ट ये कह रहा है कि हर आदमी के अंदर ये बाय नेचुरल होता है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करे। द डॉक्ट्रिन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज फाउंडेड ऑन द वेरी सेम इंस्टिंक्ट of self-preservation
that has been duly enshrined in the criminal law. The provision that deal with the right to private defense is 96 to 106 of chapter IPC, or that deals with general exceptions. राइट तो अब यहाँ ये सब बताता है कोर्ट. नाउ पैराग्राफ 11 में कोर्ट कहता है सेक्शन 100 आईपीसी थ्रोज लाइट ऑन द सर्कमस्टेंसेज इन विच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कैन बी स्ट्रेच्ड टू एक्सटेंट ऑफ वॉलंटरली कॉजिंग डेथ. यानी कि राइट टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ कब किया जा सकता है? प्राइवेट डिफेंस में. टू क्लेम सच अ राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है दोस्तों. द एक्यूज मस्ट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द सर्कमस्टांसेस वर सच दैट देयर एग्जिस्टेड अ रीजनेबल ग्राउंड टू एप्रीहेंड दैट he would suffer grievous hurt that would even cause death. The necessity of averting an impending danger is to core criteria of exercising such right. यानी कि कोर्ट ये कह रहा है कि जब भी आप किसी की डेथ कॉज करते हैं और आप ये प्लीड करते हैं कि आपने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा है, राइट, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा दैट देयर एग्जिस्ट अ रीजनेबल ग्राउंड टू एप्रीहेंड दैट द जो एक्यूज है उसकी डेथ हो सकती है और अपनी डेथ को बचाने के लिए उसने सामने वाले को मारा है. Both section 100 and 101 define the circumstances in which the right of private defense of body extend to causing death or causing any harm other than death. तो वो कोर्ट बता रहा है, राइट. अब कोर्ट ने इन सारी जजमेंट्स का हवाला दिया है अपनी जजमेंट में. रिजवान एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, राइट, इसमें कोर्ट ने ये कहा दिस कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट एक्यूज नीड नॉट prove the existence of private self-defense beyond reasonable doubt, and it would suffice if he could show that the preponderance of probabilities is in favor of his plea, just as in civil case. तो दोस्तों दो पॉसिबिलिटीज होती हैं लॉ के अंदर. एक होती है प्रूफ टू प्रूव समथिंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. इसका मतलब ये होता है कि जब किसी को ये प्रूव करना होता है कि इस पॉसिबिलिटी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी. इसका मतलब होता है टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. अगर दो पॉसिबिलिटी हैं किसी चीज की और एक एक्यूज को फेवर करती है और एक एक्यूज को it does not favor the accused, then the court will rely on the presumption that favors the accused. This is the principle of criminal law, right? और जो दूसरा जो प्रिंसिपल है दोस्तों वो है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. यानी कि जब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे राइट टू सेल्फ डिफेंस में मैंने एक्सरसाइज किया, तो सिर्फ मुझे थ्रेट के जिन कारण से मुझे थ्रेट लग रहा था, मुझे सिर्फ वो थ्रेट दिखाना है कि लाइक व्हाई आई वाज फीलिंग द थ्रेटफुल. आई डू नॉट नीड टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. So I am not on the same footing as accused when I am seeking this, the self defense. जब मैं सेल्फ डिफेंस प्रूव कर रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी स्टेट के जितनी नहीं है जिसकी ड्यूटी है टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट. तो अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि हाँ वाकई मेरे दिमाग में जो कारण थे उससे ये लगता है कि there existed a threat to my life, then it is suffice. I do not need to prove it beyond reasonable doubt. That is what court has said in Rizwan and another versus state of Chhattisgarh. Now state of MP versus Ramesh, court has observed this. A plea of right to self-defense cannot be based on surmises and speculation. While considering whether right to private defense is available to an accused, it is not relevant whether he may have a chance to inflict severe or mortal injury to the aggressor. In order to find whether right to private defense is available to the accused, the entire
incident must be examined with care and view in proper setting. To claim right of self-defense extending to voluntary causing death, the accused must show that there were circumstances giving rise to reasonable ground of apprehending either death or grievous hurt would be caused to him. The burden is on accused to show that he has right of private defense which extended to causing death. यानी ये प्रूफ तो इसे ही करना है कि उसको थ्रेट था, यानी कि उसको ये राइट एक्सरसाइज करने की जरूरत थी, ये प्रूफ करना एक्यूज का काम है. सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट सेज दैट बर्डन ऑफ प्रूफ रेस्ट ऑन एक्यूज हु टेक्स अप अ प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस. तो यहां भी कोर्ट ये कह रहा है कि जब कोई सेल्फ डिफेंस की प्ली लेता है तो एविडेंस एक्ट कहता है कि ये प्रूफ करना उसका काम है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई करता है कि उसको ये जरूरत थी सेल्फ डिफेंस की. In absence of proof, the court will not be in position to assume that there is any truth in the plea of self-defense. Right? Thus, it would be for accused to adduce positive evidence or extract the necessary information from the witnesses produced by the prosecution and place any other material on record to establish his plea of private defense. यानी कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा विटनेस का, तो ये एक्यूज की जिम्मेदारी है कि वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस से ये प्रूफ करवाए कि उसने सेल्फ डिफेंस में अपना राइट एक्सरसाइज किया है, और वो एडिशनल ऐसा मटेरियल दे कोर्ट को जिससे ये साबित हो सके कि उसको अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज करने का राइट था. इसी तरह से दोस्तों कोर्ट ने जेम्स मार्टिन की जजमेंट डिस्कस की, सलीम जिया वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जजमेंट डिस्कस की, और भी कोर्ट ने जजमेंट डिस्कस की. राइट, बूटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत सारी कोर्ट ने जजमेंट दी है दोस्तों इसमें. राइट, तो यहां अब हम 19th पैराग्राफ पे आ जाते हैं. ये सारे डिस्कशन का सम अप है इसमें, इस जजमेंट में, इस जजमेंट के इस पैराग्राफ में. द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज व्हेन an individual or his property is faced with danger and immediate aid from state machinery is not readily available, and that individual is entitled to protect himself and his property. That being so, the necessary corollary is that violence which the citizen defending himself or his property is entitled to use must not unduly disproportionate to the injured which is sought to be averted and which is reasonable apprehended and should exceed its legitimate purpose. यानी कि कोर्ट ये कह रहा है कि जब किसी को ऐसा अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस करना है, तो एक तो स्टेट की मशीनरी यानी जो पुलिस है वो उसको एक्सेसिबल ना हो, यानी उसके पास इतना टाइम ना हो कि वो पुलिस को अप्रोच कर सके या स्टेट मशीनरी की हेल्प ले सके. उन कारण उन सिचुएशन में वो ले सकता है, और अपने राइट को वो अननेसेसरीली जो है एक्सीड ना करे. यानी कि अगर वो बिना जान लिए अगर वो बच सकता है तो ही शुड एक्सरसाइज ओनली टू द एक्सटेंट टू सेव हिज लाइफ, नॉट टू टेक लाइफ ऑफ द एग्रेसर इफ इट इज पॉसिबिलिटी. राइट, right, so answer to such questions depend on host of factor like prevailing circumstances at the spot, his feeling at the relevant time, the confusion and the excitement depending on the nature of assault on him. Nonetheless, the exercise of right to private defense can never be vindicative or malicious. It would be repugnant to the very concept of the private defense. जो मैंने कहा कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस उतना ही ले सकते हैं जितना कि आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है. आपका टारगेट जान बचाते टाइम वो नहीं है कि आप उसकी जान ले ले. अगर वो जैसे मानिए कि कोई जैसे आप पे किसी ने अटैक किया और आपके पास गन है और आपने हवा में फायर किया, और जैसे ही आपने हवा में फायर किया वो बंदा भागने लगा, एंड नाउ हिज बैक इज टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ उसके बैक है, और आप पीछे से शूट करते हैं जिसमें कि उसकी कमर में गोली लगती है और वो बंदा गिर जाता है. नाउ इन दिस केस
You have exceeded your right to private defense and यू कैनॉट क्लेम राइट टू प्राइवेट डिफेंस. बिकॉज आपका जो थ्रेट था वो उस व्यक्ति के मुड़ते ही जब वो भागने लगा, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, क्योंकि आपका जो सिचुएशन थी, आपका जो थ्रेट था, वो परसेप्शन उसी वक्त खत्म हो गया जब वो व्यक्ति वापस वहां से भागने लगा. राइट. तो ये इसका लब्बो लुआब है इस बात का. सो ये सब जजमेंट्स कोर्ट ने दी हैं. नाउ नाउ वी कम टू द मेन पार्ट. To sum up, right to private defense is necessarily a defensive right which is available only when the circumstances so justify it. The circumstances are those have been elaborated in the IPC. Such a right would be available to the accused when he or his property is faced with danger or there's a little scope of state machinery coming to his aid. यानी कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि स्टेट मशीनरी की हेल्प आप नहीं ले सकते, राइट, और जो आपका जो राइट है वो आप अपनी प्रॉपर्टी या अपने जान बचाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं. इट इज अ डिफेंसिव राइट. इट इज नॉट बेसिकली एन एग्रेसर राइट. At the same time, the court must keep in mind that extent of the violence used by the accused for defending himself or his property should be in proportion to the injury apprehended. अब आपको एक ही आदमी आपके पास है जो आपको अटैक कर रहा है, और वो आपसे कमजोर भी है थोड़ा देखने में, बट उसने वो आपको लाइक वो एक दुस्साहस करता है आपकी तरफ और वो आपको हिट करता है. तो यहाँ जो इंजरी परसेप्शन है वो कितना है, वो जान का थ्रेट नहीं है आपको, यहाँ वो आपको सिर्फ मतलब जो थ्रेट परसेप्शन है वो भी रियल होना चाहिए, इन द सेंस कि आपको लगना चाहिए कि मेरी जान को खतरा है. राइट. ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कह दें मेरी जान को खतरा है. देयर शुड बी विजिबल एविडेंसेस दैट शोज दैट देयर इज थ्रेट टू योर लाइफ. दिस इज नॉट टू से अ step to step analysis of injury that was apprehended and the violence used is required to be undertaken by the court, nor it is feasible to prescribe specific parameters for determining. ये सब determine नहीं किया जा सकता, कोर्ट ये कह रहा है. Being mindful of above stated parameters, we may examine the plea of self-defense raised by the appellant in attending facts and circumstances of the each case. The factum of rampant smuggling in the area has not been disputed by the either side. यानी ये जो व्यक्ति है, इनकी ड्यूटी थी बांग्लादेश के बॉर्डर पे जहां से स्मगलिंग चलती है, और ये जो व्यक्ति है जिसकी डेथ हुई है, इसका नाम भी बीएसएफ की स्मगलर्स की लिस्ट में था. और उस दिन भी जो जो अभी हम देखते हैं आगे फैक्ट्स में आएगा, तो ये बात किसी ने डिस्प्यूट नहीं की है कि उस जगह पे काफी स्मगलिंग होती है. द रिकॉर्ड रिवील दैट बॉर्डर फेंसिंग इन द एरिया इज इन क्वेश्चन have been erected just a few months before the incident had taken place. Prior to that, many villagers used to freely indulge in smuggling activities by crossing over to Bangladesh side and vice versa. A couple of months after the fencing has been fixed along the international border with the Bangladesh, there was an incident where smugglers has assaulted one of the members of battalion when he was trying to prevent from crossing the border, right? And that the deceased used to indulge in smuggling activities and his name was mentioned in the list of smuggler maintained by the BSF is also matter of record. यानी कि ये जो व्यक्ति था जो मरा है, ये एक बैड एलिमेंट था और ये एक स्मगलर था, राइट. उस दिन भी जिस दिन ये इंसिडेंट बता रहे हैं, ये हुआ था कि स्मगलिंग की वहां पे कोशिश हो रही थी. Viewing in the above setting, we may proceed to examine the statement by way of defense made by appellant, which has been extracted to some length in the impugned judgment. He has stated at the relevant time that he was posted at BOP Bamutia, Tripura, which is adjoining to the border of the Bangladesh. While on patrolling duty in the early hours of 5th June 2004, he admitted that to have fired from his rifle at Nandan Deb, who died as a result of firearm injury. यानी इस व्यक्ति को
इंजरी हुई थी। इसने फायरिंग एडमिट की है, कांस्टेबल ने, जो जिसके ऊपर आरोप है मर्डर का। द वर्जन ऑफ appellant was that he was patrolling along with Constable Vijay Kumar in a rubber plantation, an area with depression undulations on ground surface, यानी ऊंचा नीचा वो इलाका है। He had noticed 6-7 person crossing over the Bangladesh by cutting cross across the international border. They had tried to घेराव him and PW1, यानी कि वो कह रहा है कि इसको, इस एक्यूज को और PW1 को इन लोग 6-7 लोगों ने घेर लिया। एंड दे वर आर्म्ड विद वेपन्स लाइक भाला, धा एंड लाठी। Seeing himself cornered, the appellant started to retreat, but the intruder kept closing him and were in at distance of 10 yards. यानी कि बस वो इससे 10 गज की दूरी पे थे। Faced with such precarious situation, where appellant gathered an impression that intruders were going to attack him any minute, fearing for his life, the appellant fired 2 rounds in air. They did not deter the this did not deter the intruders who kept on inching closer to appellant, यानी कि हवा में गोली चलाने के बाद भी वो लोग इसके नजदीक आ रहे थे। When one of the intruder, namely Nandan Name, came as close as 3-4 yards for him, he tried to attack him with dha, यानी कि जब वो उसके बिल्कुल नजदीक आ गया था उसने उस पर धा से अटैक करने की कोशिश की। एप्रीहेंडिंग एन इमिनेंट एंड परसेप्टिबल थ्रेट टू हिज लाइफ, द अपीलेंट फायर्ड एट हिम, ड्यू टू विच ही फेल ऑन ग्राउंड, while other miscreant fled away to Bangladesh. Nandan Dev collapsed at the spot and was declared dead. तो ये इसने अपनी सिचुएशन बताई है कांस्टेबल ने कि इसने किन सर्कमस्टांसेस में गोली चलाई है। However, this was discarded by the High Court and the trial court as well. Having scanned the testimony of the prosecution witness, we are of opinion that testimony of Head Constable Vijay Kumar cannot be completely discarded as done by the GSFC. He has deposed when he and appellant were patrolling in the area on relevant date, they had seen 3 person crossing international border from Bangladesh side at 8 a.m. On noticing the intruders, they had challenged them to stop at distance of 50 meters. But the intruders ran away in direction of Bangladesh. At this, PW1 and the appellant had turned back, and while continuing to their patrolling duty, they saw 6-7 persons rushing towards them from the साइड ऑफ बांग्लादेश। यानी कि जब वो लग रहा है कि वो वापस जा रहे हैं, उसके बाद जब ये लोग घूम गए, पुलिस वाले, ये जो सेना के लोग थे, जब ये घूम गए तो ये 6-7 लोग आते हैं एंड वेपन्स लेके, एंड दे मैनेज टू सराउंड द अपीलेंट हु वाज क्लोजर टू देम। यानी कि ये दोनों साथ साथ नहीं थे पुलिस वाले, ये पीछे था और ये आगे था, यानी जो एक्यूज था ये पीछे था और वो आगे था, तो इसको इन्होंने घेर लिया। They managed to surround the appellant who was closer to them. Apprehending an imminent and real threat to his life, the appellant has fired from his rifle at intruders in self-defense, and deceased, who was part of a group, sustained bullet injuries and had fallen on ground. The trajectory of bullet indicates that firing took place from higher position vis-a-vis deceased, but that does not necessarily means that appellant had summoned the deceased and made him crouch on ground before shooting him, as assumed by the High Court. The uneven terrain of rubber plantation with slope and undulating surface would offer a possible alternate explanation for the trajectory of bullet fired by the appellant at the deceased. यानी कि वो जो जगह थी वो उबड़ खाबड़ थी, मतलब समतल मैदान नहीं था, उबड़ खाबड़ जगह थी। तो हाई कोर्ट ने ये एज्यूम करने में कि इसने ऊंची जगह से इसको गोली मारी है, ये सही नहीं है। और इसको जो मतलब जो कोर्ट एज्यूम कर रहा है हाई कोर्ट कि इसने इसको नी डाउन करके गोली मारी है, वो सही नहीं है, क्योंकि वो जगह ऊंची नीची थी। हो सकता है वो जब गोली लगी हो वो उससे ही इज इन हायर पोजीशन, तो दैट इज नॉट द ग्राउंड to say that he has fired from an upper ground. The uneven terrain of rubber plantation with slope and undulating surface would offer a possible alternate explanation for trajectory of the bullet fired by the deceased at the appellant at the deceased. If the former was positioned at an elevated
spot, then it was an inevitable that bullets would have hit the chest of deceased, who was down below the slope and made a path downward in the body. Thus, the preponderance of possibility would swing in favor of plea of self-defense taken by the appellant. Now, on the broad conceptuals of the event as they had unfolded, we are of opinion that a right to private defense would be available to appellant, keeping in mind preponderance of probabilities that lean in favor of appellant. In the fact situation where he was suddenly confronted by a group of intruders who had come menacingly close to him, were armed with weapons and ready to launch an attack on him. He was left with no other option but to save his life by firing at them his rifle, and in the process, two shots had pierced through the deceased, causing death. We are therefore of opinion that appellant ought not to have convicted having committed the murder of deceased. Rather, the offense made out is of culpable homicide not amounting to murder. और इस फैक्ट्स के डिस्कशन में कोर्ट ने क्या कहा कि इस व्यक्ति ने 11 साल जेल की सजा काट ली है और हम इसको इतनी ही सजा देंगे। यानी कि कोर्ट ने जो इसकी कन्विक्शन है जो मर्डर से घटा के इट मेड इट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और जो 11 साल की सजा इसने जेल में बिताई है उसी को कोर्ट ने सफिशिएंट मान के इस कांस्टेबल को छोड़ दिया, आजाद कर दिया और बेल बॉन्ड्स डिस्चार्ज कर दिए। तो ये इस पूरी जजमेंट का दोस्तों डिस्कशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका।